student, I am Rashi Jain. Welcome to all of you on my YouTube channel Rashi Jain Radiant Classes. In today's video, I will start the new chapter. The chapter name is Complex Analysis. Complex Analysis को start करते हैं. इसको start करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमको कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करना और इंटीग्रेशन करना सीखेंगे. तो अब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, और इसको सिंपली कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी बोल सकते हैं. कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? तो ऐसा फंक्शन जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेरिएबल यूज होने लगे, तो इस तरह का फंक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन. तो जहां जिस फंक्शन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल की तरह यूज होने लगे. अब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को जेड से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा वाई. ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड है, और ये वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है. और इस आई को हम लिखते हैं आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1. तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या है? आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. जहां पे कोई फंक्शन में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक वेरिएबल की तरह यूज होने लगे, तो इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन. तो क्या लिखेंगे? अ फंक्शन दैट uses a complex number as a variable is called a complex variable function. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को हम एफ जेड से डिनोट करते हैं, या हम इसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है u प्लस आयोटा v. क्लियर है? ये हमारा क्या है? रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है, और v क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड है. तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम एफ जेड या w से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है u प्लस आयोटा v, जहाँ पे u क्या है? रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, एंड v क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड. अब यदि इसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? एफ जेड इज इक्वल टू w इज इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई. मीन्स u रियल पार्ट का u और इमेजिनरी पार्ट का v दोनों ही क्या है? x और y के फंक्शन है. क्लियर है? तो z को हम क्या लिख रहे हैं? x प्लस आयोटा y. ये हम z की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, और पूरा थ्रू आउट द चैप्टर आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ही यूज करना है. क्लियर है? तो ये एफ जेड में z की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस आई वाई, और जब इसकी वैल्यू हमको एफ जेड की मिलती है u प्लस आयोटा v, जहाँ u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y है. अब आप ये पूछ सकते हैं कि u और v दोनों ही x y के फंक्शन कैसे बनते हैं, तो मैं उसको एक आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं. सपोज आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, और जेड की जगह तो आपको पुट करना है एक्स प्लस आयोटा वाई. इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन करिए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा एक्स वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. क्लियर है? अब यहाँ पे क्योंकि आयोटा की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? आयोटा की वैल्यू हम लिखते हैं √-1, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? -1. क्लियर है? तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy. अब आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें आयोटा नहीं है, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ आयोटा है, और यहाँ पे आयोटा नहीं है दोनों टर्म में. तो ये क्या हो गया? रियल पार्ट, और ये क्या हो गया? आपका इमेजिनरी पार्ट. ठीक है? तो ये u हुआ, और ये आयोटा वाला पार्ट क्या कहलाया? v. तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि u में दोनों ही टर्म है एक्स वाई के, और v वाले पार्ट में भी एक्स और वाई के दोनों ही टर्म है, एक्स और वाई दोनों ही, इसलिए u और v दोनों को ही एक्स और वाई का फंक्शन कहते हैं. अब हम यहाँ पे अच्छा एक चीज और, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करके आपको छोड़ दिया, बट मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा. वहाँ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होते हैं, मॉडुलस क्या है, आर्गुमेंट क्या है. हम पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन.
इसको हम रेगुलर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन, इट मींस वो एनालिटिक फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब एनालिटिक फंक्शन क्या होगी कि एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड which is defined and एनालिटिक फंक्शन होते हैं एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड विच इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल exist a unit derivative at every point of a domain D is called a analytic function in that domain। जो आपको गिवन डोमेन होगा उसमें वो कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ टर्म यूज हुए हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता क्या। तो देखिए, यदि मैं यहाँ समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ एक एग्जांपल से, सपोज आई एफ जेड इज इक्वल टू हम जेड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब जेड स्क्वायर लेंगे और यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ जेड इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो यहाँ पे जेड की जब हम जेड इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो इस पे आप जब यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 60, क्लियर है। लेकिन इसी में यदि मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड, ठीक है, और जेड की वैल्यू मैं सेम लूँ 4, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 4। इसको जब अंडर रूट के बाहर 4 को सॉल्व करेंगे अंडर रूट को तो आपको प्लस माइनस 2 मिलेगा। दोनों ही एग्जांपल में देखिए, जब एफ जेड आपके पास जेड स्क्वायर है और एक अंडर रूट जेड है, दोनों ही एग्जांपल के लिए मैंने जेड की वैल्यू 4 ही ली है। तो एक जगह एफ जेड की वैल्यू प्लस 16 आई है और दूसरे एफ जेड में आपकी एफ जेड की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई है, क्लियर है। तो जहाँ पे यदि जेड की किसी भी वैल्यू पे यदि फंक्शन की वैल्यू हमारी ओनली 1 आए तो इस तरह का फंक्शन कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या रहेगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और जहां जेड की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू हमारी दो या दो से अधिक आती है तो इस तरह का फंक्शन कहलाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा है एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड, मीन्स इस तरह का एफ जेड जहां हमको एफ जेड की सिंगल वैल्यू मिली, तो एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड विच इज डिफाइंड, मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो एफ जेड है वो डिफाइन होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, माने मीन्स उसको एक यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन के हर पॉइंट में। सपोज आपके पास एक डोमेन डी है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लियर है। तो इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं, इस डोमेन में एफ जेड क्या कहलाएगा, क्लियर हुआ। अब एनालिटिक फंक्शन के लिए खाली इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारा फंक्शन डोमेन के एवरी पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन और होती है कि वो सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सीआर इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। अब ये सीआर इक्वेशन क्या कहलाता है, कॉची रीमान इक्वेशन। ये सीआर इक्वेशन हम शॉर्ट में बोलते हैं, एक्चुअली में वो है कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। मींस आपके पास आप एफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू प्लस आयोटा वी, और आप इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। क्योंकि यू और वी दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है तो हम इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मींस डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये आपका होता है सीआर इक्वेशन। क्या है सीआर इक्वेशन। तो सीआर इक्वेशन मींस डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू
माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। क्लियर है? तो किसी यदि कोई फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन हम ये कहते हैं मीन्स वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यदि कोई हमारा फंक्शन एनालिटिक है इट मीन्स कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर है ये बात? लेकिन यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? तो देखिए एनालिटिक फंक्शन को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि एफ जेड या हम चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम एफ जेड या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाता है? जब वो सिंगल वैल्यूड हो। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। ये क्या है? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरा वो डिफाइंड होना चाहिए एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। डोमेन के जो भी डोमेन हमको गिवन है उसमें वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए एवरी पॉइंट इन द डोमेन डी मीन्स वो यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन मीन्स सीआर इक्वेशन ये डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई को यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है मीन्स ये सीआर इक्वेशन क्या है? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन होती है, ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती है किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। यहाँ एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है जो जहाँ पे यू और वी दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है इसलिए हम इसको यू को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ये सब क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है? ये कंटिन्यूअस कैसे होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल में पूरा क्लियर करूंगी आगे जा करके। अभी खाली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये यू एक्स यू वाई यू वी एक्स वी वाई ये क्या है? ये यू एक्स को मतलब डेल यू बाय डेल एक्स है, ये है डेल यू बाय डेल वाई, ये है डेल वी बाय डेल एक्स और ये है डेल वी बाय डेल वाई जिसको हम शॉर्ट में यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये था आपका जहाँ हमारा जेड जब आप लेते हैं जेड इज इक्वल टू क्या लेते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई तब ये कहलाता है आपका कार्टेशियन फॉर्म या इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। हाँ ये तो था आपका कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। अब पोलर फॉर्म में भी आपका सीआर इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो कैसे? जब आपका जेड आप जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई इसको हम आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिखते हैं। क्लियर है? ये पोलर फॉर्म है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। क्लियर है? ये जेड इज इक्वल टू ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में जब यहाँ पे आपका मीन्स आपके पास जब एफ जेड लिखते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यू आर थीटा प्लस आयोटा वी आर थीटा। कार्टेशियन फॉर्म में यू और वी क्या होते हैं? एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं और पोलर फॉर्म में यू और वी किसके फंक्शन होंगे? आर और थीटा के। तो यहाँ पे आपका जो सीआर इक्वेशन होगा पोलर फॉर्म का उसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी थीटा एंड डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा। ये आपका है सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। एनालिटिक फंक्शन में आपके तीन केस बनेंगे कि हमारा कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे किसी डोमेन में और किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे एनालिटिक कहलाएगा। ठीक है? तो ये तीनों केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।